तो हम बात करते हैं फैक्टर्स की जिससे कि क्लॉट ग्रोथ फॉर्मेशंस कम हो जाते हैं, एक लिमिट होता है। जब हम बात करेंगे क्लॉट की, तो क्लॉट का काम है ब्लड को बहने से रोकना, कोगुलेशन जिसे कहते हैं, जो कि हेमोस्टेसिस का तीसरा स्टेप है और लास्ट स्टेप है। लेकिन क्लॉट फॉर्मेशन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाए, ब्लड वेसल्स जाम हो जाए, ब्लड का प्रवाह रुक जाए। तो इससे प्रॉब्लम्स एराइज हो सकता है, ऑक्सीजन डिमांड्स कम हो सकता है और सेल या टिश्यू डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू इस्केमिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो दो मैकेनिज्म बहुत फेमस है क्लॉट साइज को बहुत बड़ा नहीं करने के लिए। पहला मैकेनिज्म है स्विफ्ट रिमूवल एंड डाइल्यूशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। स्विफ्ट रिमूवल मतलब ब्लड में फ्लो होता है, इस फ्लो के कारण जो सब्सटेंस या जो फैक्टर क्लॉटिंग में भाग लेते हैं वो हमेशा के लिए वहां पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड उनको रिमूव करता रहता है, फिर नए फैक्टर्स वहां पे एक्ट करते हैं, फिर कुछ समय के बाद ब्लड उनको भी रिमूव करता है और डाइल्यूट कर देता है। तो ब्लड के फ्लो के कारण ब्लड वेसल्स में जो फैक्टर्स है एक्ट करते हैं क्लॉटिंग में, लेकिन फिर वो रिमूव हो जाते हैं क्योंकि ब्लड का फ्लो है वो एक वहां से गुजरते रहता है ब्लड। तो स्विफ्ट रिमूवल और डाइल्यूशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। और दूसरा है इनहिबिट करना उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को जो कि क्लॉट को एक्टिवेट करते हैं। तो इनहिबिशन ऑफ एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करना ही नहीं है, उसको इनहिबिशन फॉर्म करना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले थ्रोम्बिन की। थ्रोम्बिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्लॉट के लिए। यदि हम थ्रोम्बिन को रेस्ट्रिक्ट कर दे, रोक दे, तो क्लॉटिंग जो है वो बड़ा नहीं हो पाएगा या रुक जाएगा। तो हम इसे फिब्रिन थ्रेड्स पे बाइंड करने से रोक सकते हैं या थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। इन दो मैकेनिज्म से हम थ्रोम्बिन को एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या तो उसे फिब्रिन थ्रेड्स पे बाइंड करने से रोके या थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहने दे। बात करते हैं एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 की। एंटी थ्रोम्बिन 3 इनएक्टिवेट करता है अनबाउंड थ्रोम्बिन को। जो थ्रोम्बिन फिब्रिन थ्रेड्स पे बाइंड नहीं किए हैं, बाइंड करने वाला है, अनबाउंड फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में, उसे इनएक्टिवेट कर देता है ताकि वो जाकर फिब्रिन थ्रेड्स पे बाइंड ना करे और फिब्रिन थ्रेड्स के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग है, फिब्रिन थ्रेड्स को जो मजबूती देता है, उसे ना कर पाए। एंटीथ्रोम्बिन 3 और प्रोटीन सी या प्रोटीन काइनेज सी वो इनहिबिट करता है एक्टिविटी को, जैसे अदर इंट्रिंसिक पाथवे में जो प्रोकोगुलेंट आता है, ये दोनों मिलकर प्रोटीन काइनेज सी और एंटीथ्रोम्बिन 3 ये दोनों मिलकर प्रोकोगुलेंट की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं इनहिबिट करता हुआ दिखेगा। बात करते हैं हिपेरिन की। हिपेरिन की बात करेंगे तो हिपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि बेसोफिल्स में और मास्ट सेल्स में पाया जाता है। इसका काम है थ्रोम्बिन को इनहिबिट करना बाय एनहांसिंग एंटीथ्रोम्बिन 3। और हेपेरिन भी अदर क्लॉटिंग इनहिबिटर्स की तरह भी इंट्रिंसिक पाथवे में ही पार्टिसिपेट करता है। इसके रोल को देखने के लिए हम यहाँ पर इस फिगर को देखेंगे जहां पर हमें थ्रोम्बिन, एंटीथ्रोम्बिन 3 और हेपेरिन इन तीनों की एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा। तो देखते हैं हेपेरिन जो कि एक एंटीकोगुलेंट से नेचुरल है, बेसोफिल्स में और मास्ट सेल्स में पाया जाता है। ये सबसे पहले एक्टिवेट करता है एंटीथ्रोम्बिन 3 नाम के फैक्टर्स को, जैसा कि हमने यहाँ पर फिगर्स में देख सकते हैं। ये एंटीथ्रोम्बिन 3 फिर इनएक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से, और यदि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा
तो फिब्रोजेंस भी फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और फिब्रिन नहीं होगा तो क्लॉट का फॉर्मेशंस भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हेपेरिन ने एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट किया है, रोक दिया है। ना थ्रोम्बिन होगा ना फिब्रोजेंस फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हमने एंटी थ्रोम्बिन 3 को भी देखा, इसके रोल्स को भी देखा जो इनएक्टिवेट कर रहा है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। अब बात करेंगे फैक्टर्स जो प्रिवेंट करते हैं अनडिजायरेबल क्लॉट्स को। जब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की, तो प्लेटलेट्स एडहेशंस मतलब प्लेटलेट्स को ब्लड वेसल में चिपकने से रोकने के लिए स्मूथ और इंटेक्ट एंडोथेलियम जो है, जो इनर लाइनिंग है ब्लड वेसल्स का, वो प्लेटलेट्स को चिपकने से रोकता है, उसको जमा होने से, क्लिंगिंग और पिलिंग अप, जमा होने से और चिपकने से रोकता है, दोनों चीजों से। इसके लिए वो एंटी थ्रोम्बोटिक सब्सटेंस जिसमें हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन का सिक्रीशंस करता है। प्रोस्टासाइक्लिन जो है इसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन I2, इसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ये दोनों को दोनों इंडोथेलियल सेल से सिक्रीट होते हैं ताकि प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट ना हो पाए और ना ही इंडोथेलियल्स पे जाकर चिपक सके। इसके बाद देखेंगे एक और विटामिन का रोल दिखाया गया, विटामिन ई। विटामिन ई का क्यूनोन फॉर्म जो कि पोटेंट एंटीकोगुलेंट्स के रूप में भी इस्तेमाल होता है। विटामिन ई रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। यहाँ देखेंगे अल्फा टोकोफेरोल्स, ये विटामिन ई का एक रूप है जो कि टोकोफेराइल क्यूनोन्स, तो ये क्यूनोन्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ हमने देखा भी कि विटामिन ई का क्यूनोन फॉर्म, तो अल्फा टोकोफेराइल विटामिन ई का ही नाम है, और टोकोफेराइल क्यूनोन ये क्यूनोन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये क्यूनोन फॉर्म जो है हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन कहने का मतलब फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, नॉट अ ऑक्सीजन, इट इज ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स प्लेट्स के फॉर्मेशंस में योगदान होता है, और ये फ्री रेडिकल्स कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स को जाम करने में, एथेरोसिस का निर्माण करने में भी योगदान होता है। इस फ्री रेडिकल्स को, जिसको ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कहते हैं, वो विटामिन ई के साथ रिएक्ट करता है, और ताकि ऑक्सीजन जो है वो फ्री रेडिकल जो है ब्लड वेसल्स को जाम ना कर सके। तो यहाँ हमने देखा विटामिन ई का भी रोल्स। अब बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ हीमोस्टेसिस के। पहला डिसऑर्डर है थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर, मतलब अनडिजायरेबल क्लॉट फॉर्मेशंस। दूसरा है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एबनॉर्मलिटी दैट प्रिवेंट्स नॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशंस। और तीसरा है डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, जिसे हम DICV कहते हैं। बात करेंगे थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर। थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स में क्लॉट फॉर्मेशन होता है और वो अनडिजायरेबल होता है बिना किसी कारण का। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ये एक तरह का, दूसरे तरह का डिसऑर्डर, जस्ट अपोजिट है थ्रोम्बोएम्बोलिक का। एक में क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और एक में एबनॉर्मलिटी होता है कि क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में यदि कहीं भी हल्का सा भी आपका खरोच आ जाता है तो ब्लड जो है गिरने लगता है, क्लॉट होता ही नहीं है। तो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर जिसमें क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, अनडिजायरेबल क्लॉट, जरूरत नहीं है तो भी क्लॉट हर जगह बॉडी में बन रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में ब्लड में कहीं कट गया है, आपके शरीर पे कहीं जब का निशान हो गया है, कटिंग हुआ है, ब्लड बह रहा है लेकिन क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जम नहीं रहा है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ब्लड बहने लगेगा, रुकेगा नहीं जल्दी। और डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशंस, हालांकि इसमें दोनों तरह की चीजें दिखती है। इसमें देखेगा वाइड स्प्रिंग क्लोटिंग अगर होगा इंटेक्ट वेसल्स में, ब्लड वेसल्स बिल्कुल सही है, इंटेक्ट है, कोई उसमें टूट फूट नहीं है, इंटेक्ट ब्लड वेसल्स है, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं क्लॉट का फॉर्मेशन दिखेगा। और इसके साथ साथ जो ब्लड है, रेसिडुअल ब्लड, वो कहीं ना कहीं देखेगा कि रेसिडुअल ब्लड कहीं ना कहीं बॉडी में
वहां पर क्लॉट भी नहीं हो रहा है, अनेबल टू क्लॉट है। तो यहाँ पे दोनों चीज होगा, कहीं के बॉडी में क्लॉट का फॉर्मेशन भी दिखेगा और कहीं के रेसिडुअल ब्लड जो है वो क्लॉट भी नहीं हो पाता। तो इस तरह के DIC या डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस कहाँ कहाँ देखे जाते हैं? प्रेगनेंसी के समय में ऐसा देखा जाता है। इसके साथ साथ सेप्टिसेमिया, मतलब यदि आपके शरीर में सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, जिसे साइंस की भाषा में सेप्टिसेमिया कहते हैं, किसी बैक्टीरिया का या किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो इनकम्पेटिबिलिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को जिससे कि इनकम्पेटिबिलिटी होते हैं उसका ट्रांसफ्यूजन दे दिया, ब्लड चढ़ाना जिसे हम सिंपली कहते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इनकम्पेटिबिलिटी का, इस कारण भी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस देखा जाता है। बात करते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस की। थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशन में पहले नाम लेते हैं थ्रोम्बस का। थ्रोम्बस का मतलब हो गया क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और वो रहता भी है अनब्रोकन ब्लड वेसल्स में। अब जब हम कहेंगे कि आपका क्लॉट का फॉर्मेशन हो चुका है, ब्लड वेसल्स बिल्कुल सही हो चुके हैं, बिल्कुल इंटैक्ट हो चुका है, तो क्लॉट वहां पे रह जाए उसे थ्रोम्बस कहते हैं। ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन यदि कोरोनरी में हो जाए, तो कोरोनरी कहने का मतलब हार्ट वेसल्स में, तो हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड्स को कम करेगा और उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। यही थ्रोम्बस यदि सर्कुलेशन में चला जाए तो इसे इम्बोलस कहते हैं। कि इम्बोलस का मतलब हुआ कि वो थ्रोम्बस जो फ्री फ्लोइंग हो गया है ब्लड स्ट्रीम में। थ्रोम्बस फ्री फ्लोइंग नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो ब्लॉक कर सकता है किसी भी ब्लड वेसल्स को, जिससे टिश्यू डेथ हो सकता है, जिसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। एक एग्जांपल है जिसमें हार्ट के कोरोनरी वेसल्स जो है वो ब्लॉक होते हैं और हार्ट अटैक भी आता है। इम्बोलस, जिसमें हम देखेंगे थ्रोम्बस फ्री फ्लोटिंग इन ब्लड स्ट्रीम। तो इम्बोलिज्म का मतलब हुआ कि इम्बोलस ऑब्स्ट्रक्ट अ वेसल्स, मतलब जो फ्री फ्लोइंग इम्बोलस है वो किसी ब्लड वेसल्स को जाकर जाम कर जाता है, उस कंडीशन को इम्बोलिज्म कहते हैं। जिसे पल्मोनरी इम्बोलिज्म, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक के ब्लड वेसल्स जाम होते हैं, और सेरेब्रल इम्बोली, तो सेरेब्रल इम्बोली में आपके सेरेबम, ब्रेन की जो है ब्लड वेसल्स वो जाम होते हैं। तो रिस्क फैक्टर देखेंगे, रफेन वेसल्स एंडोथेलियम, एथेरोस्क्लेरोसिस और सीवर बर्न इन्फ्लामेशंस, ये दो कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड वेसल्स रफ हो जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में आपके ब्लड वेसल्स रफ होते हैं, और सीवर बर्न इन्फ्लामेशन, यदि जल जाता है उस कंडीशंस में भी ब्लड वेसल्स जो है वो रफ हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और रिस्क फैक्टर जो हमें रिस्क हो सकते हैं उससे। पहला है स्लोइंग फ्लोइंग ब्लड एंड ब्लड स्टेटस फ्रॉम द इमोबिलिटी। सपोज करो कि बेड रिडेंट पेशेंट है, कोई बेड पे पेशेंट लेटा हुआ है, तो वहां पर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन जो है, जो क्लॉट है जहाँ पे प्लेटलेट्स हैं वहां पे जम जाते हैं, ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है, जो पेशेंट दिन रात बेड पे ही लेटा हुआ है। तो बेड रिडन पेशेंट्स में आप देखोगे कि ब्लड वेसल्स जो है वो स्लो फ्लोइंग है, या ब्लड की मोबिलिटी है एक तरह से स्टेटिस हो गई, रुक गई है। उस कारण भी हम देख सकते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशंस होंगे। यहाँ पे बताया कि बेड रिटन पेशेंट को हम कभी भी कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा टहल लो, हमेशा बेड पे नहीं लेटे रहो। या कोई दूर की यात्रा कर रहा है हवाई जहाज पर और वो इकोनॉमिक क्लास में है, इकोनॉमिक क्लास में आराम से लेट के फ्लाइट पे चढ़ा जाता है, तो उस कंडीशन में इकोनॉमिक क्लास में के पेशेंट के साथ भी देखा जाता है कि ब्लड का फ्लो जो है रुक जाता है, ब्लड स्टेटिस फॉर्म इमोबिलिटी होती है। तो हवाई जहाज पे यदि दूर की यात्रा करने वाले के साथ भी ऐसा चीजें देखी जाती है। अब बात करते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग की, वो ड्रग जो कोगुलेशंस को होने से रोकता है। इसमें हम बात करेंगे पहला
एस्प्रिन की। एस्प्रिन एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि थ्रोम्बोक्सिन A2 के फॉर्मेशंस को रोकता है। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट्स है, इसका इस्तेमाल हम प्री और पोस्ट कार्डियक केयर या सर्जरी में करते हैं। कार्डियक पेशेंट के हम सर्जरी ले जाने होता है तो उसके पहले भी हेपेरिन देते हैं और बाद में भी हेपेरिन देते हैं ताकि कोगुलेशन ना हो, उसके कार्डियक केयर के लिए दिया जाता है कि हार्ट पे कोई प्रॉब्लम्स ना है। वारफेरिन ये उस पेशेंट को दिया जाता है जो एट्रियल फिब्रिलेशंस का पेशेंट हो, जिसमें हार्ट में एबनॉर्मलिटी आती है, और वारफेरिन इंटरफेरेंस करता है विटामिन के की एक्टिविटी को। और लास्ट है डेबिगाट्रेन जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फिगर में वारफेरिन 9, 10, प्रोथ्रोम्बिन 2 और 7 ये 4 तरह के फैक्टर्स को इनहिबिट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिर हेपेरिन को एक बार, हेपेरिन कैसे एक्ट करता है। हेपेरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है और इस एक्टिवेशन के कारण प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ना होने के कारण फिब्रोजेंस भी फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो हेपेरिन एंटी थ्रोम्बिक 3 को एक्टिवेट करता है और क्लॉट की फॉर्मेशंस में मदद। हालांकि इसका एक और रोल है इनहिबिट ऑफ एसिड फोस्फेटेज, जिसका अलग रोल है, यहाँ पे इसका रोल नहीं है। बात करते हैं एस्प्रिन की। एस्प्रिन को हमने देखा था यहाँ पर कि एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन है और थ्रोम्बोक्सिन A2 के फॉर्मेशंस को रोकता है। फिगर में देखते हैं ये एस्प्रिन मॉलिक्यूल्स साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को इनहिबिट करता है, वो एंजाइम जो अराचिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करता है, जिसमें G2 और H2 तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन है, और इससे बनता है थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 वही मॉलिक्यूल्स है जो कि प्लेटलेट्स, ये पूरी प्रक्रिया किसके अंदर हो रही है, प्लेटलेट्स के अंदर। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट से बाहर आता है और प्लेटलेट्स के साइज को चेंज करते हुए दिखता होगा, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है ताकि एक प्लेटलेट्स दूसरे प्लेटलेट्स के जाकर चिपक सके विद द हेल्प ऑफ द फिब्रोजेंस और अदर एक्टिवेटर। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 के रिलीज को कहीं ना कहीं इनहिबिट करता है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन क्या किया, थ्रोम्बोक्सिन A2 के फॉर्मेशंस को रोकता है। ये एक एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकने वाला ड्रग है, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे कि साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को ये इनहिबिट करता है, जिसे हम कॉक्स 1 भी कहते हैं, COX। साइक्लोऑक्सीजिनेज को शॉर्ट में कहते हैं COX, कॉक्स इनहिबिटर है और टाइप 1 इनहिबिटर है ये मुख्य रूप से। अराचिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, इस प्रोसेस को ये रोकता है साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करके। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिट होगा तो अराचिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में नहीं बन पाएगा और ना ही प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन A2 में बन पाएगा। तो एस्प्रिन इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड प्रोड्यूस एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन इफेक्ट ड्यू टू थ्रोम्बोक्सिन A2 इज नॉट फॉर्म। यहाँ हमने देखा एस्प्रिन का। वारफेरिन का इफेक्ट यदि देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं वारफेरिन को। वारफेरिन में हमने देखा था विटामिन के रोल को, कि विटामिन के इनडायरेक्टली रूप से प्ले करता है रोल, जिसमें हम देखा था कि विटामिन के जो हमने डाइट से या गट बैक्टीरिया से लिया है वो विटामिन के होता है, विटामिन के फाइलोक्विनोन्स, एक विटामिन के का रूप है। ये सबसे पहले हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट होता है जो कि एक्टिव फॉर्म है, और यही 4 तरह के क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को कन्वर्ट करता है मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर में। यहाँ पे एक एंजाइम है गामा कार्बोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम, इसमें देखेंगे CO2 और O2 भी लगता है, और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर का जो एक मोलिक्यूल है ग्लूटामेट अमाइनो एसिड, इस ग्लूटामेट को कार्बोक्सी ग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है, मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। तो विटामिन के की एक्टिविटी को रोकने के लिए यहाँ देखेंगे एक एंजाइम है विटामिन के रिडक्टेज, जो कि विटामिन के फाइलोक्विनोन्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी एंजाइम्स को वारफेरिन रोकेगा और इस कारण से ये 4 तरह के प्रिकर्सर जिसके फॉर्मेशंस होता है उसको भी रोक देगा। यहाँ पे देखेंगे विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज को भी इनहिबिट करता हुआ दिखेगा वारफेरिन,
जिसमें विटामिन के फिर से फाइलोकिनोस में कन्वर्ट होता है और यहाँ से फिर से एक्टिव फॉर्म में आता है। 2 जगह विटामिन के रिडक्टेस या विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस के एक्टिविटी को रोकेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा वारफेरिन, और एंटीकोगुलेंट्स इफेक्ट देगा। दे इंटरफेयर विद द विटामिन के एक्टिविटी। और डेबिगेट्रेन जो है वो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा। यहाँ हम देख सकते हैं डेबिगेट्रेन जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता हुआ दिखेगा, ये डायरेक्ट जाके थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा फैक्टर XA इनहिबिटर्स भी आया है, जिसमें नाम आएगा एपिक्साबेन, बैट्रिक्साबेन, एडोक्साबेन और रिवारोक्साबेन। ये कुछ ड्रग्स है जो फैक्टर XA मतलब एक्टिवेटर फैक्टर X को डायरेक्ट जाकर इनहिबिट करता है, ये भी बताया गया। यहाँ पे हमने एस्प्रिन की एक्टिविटी देखी और सभी चीजें। अब बात करते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में बात करेंगे सबसे पहले थ्रम्बोसाइटोपेनिया की। थ्रम्बोसाइटोपेनिया जिसमें डिफिशिएंट होता है सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स, सर्कुलेशन में प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। तो इसका हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमने प्लेटलेट्स काउंट करवाया तो देखा कि प्लेटलेट्स की काफी कमी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कारण क्या देखेगा, PTKE अपीयरेंस होता है स्पॉन्टेनियस वाइड स्प्रेड हेमोरेज देखेंगे स्किन पे। आप देखोगे स्किन पे कहीं ना कहीं आपको रेडनेस दिखेगा, स्पॉट दिखेगा, हेमोरेज दिखेगा, ब्लड का बहाव आपको दिखता होगा। यहाँ पे स्किन पे छोटे छोटे दिखेगा, ब्लड कहीं ना कहीं रुका हुआ दिखता होगा। तो ये हेमोरेज हर जगह आपके स्किन पे दिखेगा, PTKE कहते हैं इसको। इसका कारण है सप्रेशन होना या डिस्ट्रक्शन होना रेड बोन मैरो का। ये मुख्य रूप से मैलिग्नेंसी मतलब किसी कैंसर डिसीज में होता है, जब आपका रेड बोन मैरो सप्रेस या डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या रेडिएशन थेरेपी से या किसी ड्रग के कारण हो सकता है। थ्रम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स का काउंट 50,000 पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाता है आपके प्लाज्मा या सीरम में। तो प्लाज्मा में प्लेटलेट्स का काउंट 50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर से भी कम होता है। इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या तो हम प्लेटलेट्स को सीधे ट्रांसफ्यूज करें, हालांकि प्लेटलेट्स चढ़ाना जो है काफी कॉस्टली आता है, इसीलिए सिंपली हमने ब्लड ही ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ब्लड में RBC WBC तो होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो सिर्फ प्लेटलेट्स को चढ़ाना, उसके लिए प्लेटलेट्स का पैकेट लेना और वहां से प्लेटलेट्स को चढ़ाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और ये जनरली यूज नहीं होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। ब्लड से हम सीधे ट्रांसफ्यूजन करते हैं बहुत सारे केसेस में। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में सेकंड देखेंगे इंपेयर लिवर डिजीज। तो देखते हैं इंपेयर लिवर डिजीज में क्या होगा। जब लिवर आपका काम करना बंद कर देगा तो प्रोकोगुलेंट्स भी बनने बंद हो जाएंगे। पहला था कि प्लेटलेट्स कम होना, प्लेटलेट्स कम होना भी बात था, और दूसरा था प्रोकोगुलेंट्स का कम होना। यदि प्रोकोगुलेंट्स कम हो जाएंगे तो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब ब्लड बहता रहेगा। इसकी कारण है कि लीवर में किसी तरीके का डिसफंक्शन हो जाना या विटामिन के की कमी होना। 2 कारण है कि लीवर में डिसफंक्शन होना, और दूसरा कभी कभी विटामिन के की कमी होना। तो विटामिन के की कमी न्यू बॉर्न्स में देखी गई है कि हमने कभी किसी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया है न्यू बॉर्न्स को, तो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को किल करना। जीआईटी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया है, वो विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं। न्यू बॉर्न्स को यदि हमने बैक्टीरिया दिया तो इसने क्या किया कि अच्छे बैक्टीरिया के साथ साथ बुरे बैक्टीरिया को मारता ही है, अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर देता है, वो बैक्टीरिया जो कि विटामिन के का सिंथेसिस करता है। तो एंटीबायोटिक यदि देते हैं सिस्टेमिक एंटीबायोटिक न्यूबॉर्न को, तो वो विटामिन के का डिफिशियंसी कॉज कर सकता है। कॉज देखेंगे विटामिन के का डिफिशियंसी के कारण क्या क्या होगा, और विटामिन के का डिफिशियंसी देख सकते हैं। हेपेटाइटिस और सिरोसिस के कारण भी विटामिन के का डिफिशियंसी देखा जाता है। ये एक लीवर
डिस्फंक्शन के कारण ही हुआ है। तो न्यूबॉर्न्स में भी देखा हमने एंटीबायोटिक के कारण विटामिन के का सिंथेसिस अब रुकता है, और सिरोसिस और हेपेटाइटिस के कारण भी विटामिन के की डिफिशियंसी देखी जाती है, क्योंकि विटामिन के को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ बाइल का सिंथेसिस होना चाहिए। तो यदि लीवर डैमेज हो गया है आपका तो बाइल का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो विटामिन के एब्जॉर्ब कैसे होगा जीआईटी ट्रैक्ट से? तो दो चीजें बताई गई कि विटामिन के को एब्जॉर्ब करने के लिए बैक्टीरिया होना चाहिए और दूसरा बाइल होना चाहिए, ताकि बाइल के प्रेजेंस में विटामिन के एब्जॉर्ब हो सके। बैक्टीरिया को किल किसने किया? एंटीबायोटिक्स ने। तो न्यूबॉर्न्स में देखा जाता है कि एंटीबायोटिक थोड़ा सा भी दिया तो विटामिन के की कमी दिखेगी। या फिर लीवर डैमेज हुआ तो बाइल का सिंथेसिस रुकेगा। तो हेपेटाइटिस और सिरोसिस में बाइल का सिंथेसिस इंपेयर हुआ, ताकि बाइल कम बनेगा तो विटामिन के का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। और तीसरा है इंपेयर फैट एब्जॉर्प्शन और लीवर डैमेज कैन आल्सो प्रिवेंट लीवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बाइल एंड इंपेयरिंग फैट एंड विटामिन के एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है कि फैट एब्जॉर्प्शन के लिए हमें बाइल जरूरी चाहिए, और विटामिन के क्या है? एक फैट सोलुबल विटामिन है, एक फैट है। तो फैट सोलुबल विटामिन या फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल चाहिए, जो कि लिवर के इंपेयर होने के कारण नहीं हो पाता। आगे हम देखते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और जिसमें साइंस और सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। तो हीमोफीलिया सेवरल डिफरेंट टाइप्स के होंगे, लेकिन साइन और सिम्टम्स देखोगे तो लगभग सभी में सेम होंगे। हीमोफीलिया ए, बी और सी, ये तीन तरह के हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बताए गए हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे कॉमन होता है हीमोफीलिया ए। बता दूं तीनों के साइन और सिम्टम्स सिमिलर होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। विटामिन हीमोफीलिया ए मोस्ट कॉमन टाइप है और लगभग 83% होता है पूरे पॉपुलेशंस में। इसे हम क्लासिक टाइप भी कहते हैं हीमोफीलिया ए को, जो मुख्य रूप से सेक्स डोमिनेंट है, मेल्स को होगा, फीमेल्स में नहीं होगा। और इसमें फैक्टर 7 की डिफिशियंसी देखी गई है हीमोफीलिया ए में। हीमोफीलिया बी भी सेक्स डोमिनेंट है, मुख्य रूप से मेल को होता है, फीमेल्स में नहीं पाया जाता है मुख्य रूप से। यह फैक्टर 9 की डिफिशियंसी के कारण देखा गया है। हीमोफीलिया सी माइल्ड टाइप है और ये फैक्टर 11 की डिफिशियंसी देखा गया है, और इसमें बोथ सेक्सेस जो है मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। तो हम देखेंगे कि ये माइल्ड टाइप का क्यों है, क्योंकि हम देखेंगे इसके पहले फैक्टर आता है 8 और फैक्टर 8 के बाद आता है फैक्टर 9। तो हम यदि देखें इस चार्ट को पीछे में, जस्ट हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करते हैं कि ये माइल्ड क्यों है, क्योंकि सबसे नीचे होता है फैक्टर 11 की डिफिशियंसी, इसके ऊपर फैक्टर 9 और फैक्टर 7 है। यदि फैक्टर 7 डिफिशियंसी हो गया तो आगे का पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। फैक्टर 9 डिफिशियंसी हुआ है तो फिर इसके आगे फैक्टर 11 का प्रोसेस थोड़ा रुकेगा, लेकिन फैक्टर 11 का डिफिशियंसी हुआ है तो सिर्फ एक स्टेप का होगा, इसलिए माइल्ड होता है, कम होता है। सिम्टम्स देखेंगे, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होते रहेगा, एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो रुकेगा नहीं, और मुख्य रूप से ज्वाइंट्स जो हैं, जो आपके ज्वाइंट्स हैं, उस ज्वाइंट्स के अंदर यदि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो काफी सीवियर पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। इसका इलाज करने के लिए हम प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करते हैं और इंजेक्शन करते हैं मिसिंग फैक्टर्स को। हालांकि इसमें एक समस्या पैदा हो जाती है कि बार बार हम इंजेक्शन देते हैं किसी को भी, या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं बार बार, तो चांसेस है कि हेपेटाइटिस या एचआईवी का इन्फेक्शन होने का चांस, क्योंकि ये चांसेस इसलिए है क्योंकि बहुत सारा ब्लड में हेपेटाइटिस और एचआईवी पाया जाता है। तो हमें किसी दूसरे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या किसी दूसरे का प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ब्लड को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना चाहिए कि उसमें हेपेटाइटिस या एचआईवी के केसेस तो नहीं है। फिर भी कभी कभी डायग्नोस्टिक टूल्स भी 100% सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देते हैं, जिस कारण से उसे एचआईवी या हेपेटाइटिस का संक्रमण हम ना चाहते हुए भी उस पेशेंट को हो सकता है।
बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण। यहाँ पर ये कुछ चीज़ों को बताया गया है कि हेपेटाइटिस और HIV का वायरस भी उसमें जा सकता है। अब बात करते हैं हेमोफीलिया A, B और C में C क्यों माइल्ड होता है, और इसके बारे में हम पिछले बार भी चर्चा कर चुके हैं। तो हम देखते हैं यदि इस क्लॉटिंग फैक्टर्स को, तो हम देखेंगे कि सबसे ऊपर आता है, हम बात करेंगे 8 के बाद 9 आता है, और 9 के बाद फैक्टर 11। तो आप देख सकते हैं फैक्टर 11 यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है कि फैक्टर 11 ये ऊपर का एक फैक्टर है, फैक्टर 9, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये नीचे का। फैक्टर 9 जो है ये देखोगे यहाँ पे कि फैक्टर 11 जो है यदि वो डिस्टर्ब होता है तो इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू भी यहाँ से फॉलो हो सकता है, पाथवे रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये माइल्ड क्यों होता है, क्योंकि इसका कम रोल है। जिसका ज़्यादा रोल है इसमें, यदि वो डिस्टर्ब होगा तो वो ज़्यादा सिम्टम्स देगा। तो हम देखेंगे कि किसका रोल ज़्यादा है, किसका रोल कम है इसमें। इस कारण से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रोल जो है वो है 8 का, इसका डिफिशियंसी ज़्यादा कॉमन टाइप दिखेगा, ज़्यादा होगा। 9 का डिफिशियंसी जो होगा वो माइल्ड सिम्टम्स देगा, और C वाला जो है 11th का डिफिशियंसी जो है वो माइल्ड देगा, ये मॉडरेट देगा। A ज़्यादा, B मॉडरेट और C माइल्ड टाइप का होता है हीमोफीलिया। तो यहाँ पर हम क्लास को रोकते हैं, मतलब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हीमोफीलिया A जिस फैक्टर का रोल ज़्यादा है, यदि उसकी कमी है तो ज़्यादा साइन और सिम्टम्स दिखाएगा। फैक्टर बी में, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 है, इसकी डिफिशियंसी मॉडरेट साइन और सिम्टम दिखाएगा। और फैक्टर सी में, हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 है, इसकी डिफिशियंसी माइल्ड सिम्टम्स दिखाएगा, क्योंकि इसका रोल थोड़ा कम है। तो ज़्यादा रोल, उसकी डिफिशियंसी से ज़्यादा सिम्टम्स और साइन दिखेंगे। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं।